नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त देश का सियासी माहौल गर्म है। लखनऊ से लेकर बिहार, लखनऊ, दिल्ली तक लगातार आप देख रहे हैं हंगामा मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बम फोड़ा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वोट चोरी का आरोप लगाया, एक सबूत के साथ अपनी बात को उन्होंने रखा, लगातार उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। आज राहुल गांधी बिहार में है, तेजस्वी यादव के साथ 16 दिन की वो वोट अधिकार यात्रा पर है। जिस तरीके से एसआईआर और वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा बिहार में शुरू हो रही है। 2025 यानी कि इसी साल आखिरी महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए जो तैयारियां है वो दोनों तरफ से जारी है। राहुल गांधी किस तरीके से जोर लगा रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। वहीं लखनऊ में कल पूजा पाल, जिसको सपा ने पार्टी से बाहर कर दिया है, जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की, उसके बाद उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन हुआ और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पीजे की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जो पीजे के जो नेता है, उन्हीं पर पार्टी एक्शन ले रही है। तो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा कितनी कामयाब होगी और पूजा पाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना, इसके मायने क्या है, इस पर हम करेंगे चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार के सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो चलते हैं बिहार। आज वहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा जो शुरू हो रही है, वोट अधिकार यात्रा, एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, तो इस यात्रा को आप कितना कामयाब देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, राहुल गांधी ने जो ये एसआईआर का मुद्दा उठाया हुआ है, आज ये सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे में बैकफुट पे है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें इस यात्रा को डिस्टर्ब करने की, राहुल गांधी का वहां पे हेलीकॉप्टर ना उतर पाए, उसकी तमाम कोशिशें की हैं। लेकिन आप जितनी कोशिश करते हैं तो हमें याद आ जाता है इंदिरा गांधी का वो जमाना, जब इमरजेंसी के बाद वो चुनाव हार गई थी और देश में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और बिहार में एक बेलची कांड हुआ था। बेलची कांड हुआ था और वो वहां पहुंची तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया और फिर कहा कि यहाँ से आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब उन्होंने लोकल स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे, और ये बरसात का मौसम था जैसे आजकल है, तो जी। उन्होंने कहा कि यहाँ से सिर्फ एक ही व्यवस्था है कि हाथी पे बैठ के जा जा सकता है। हम्म। और इंदिरा गांधी हाथी पे चढ़ के गई। और वो जमाना ये था कि तब मुश्किल से फोटोग्राफर और मुश्किल से कैमरे और समाचार पत्रों में खबरें आती थी, लेकिन एक स्थानीय जो फोटोग्राफर था उसने फोटो खींच लिए इंदिरा गांधी के, और वो हाथी पे बैठ के जा रही है, फिर उस गांव में आई है, और वो फोटो उस छोटे अखबार में छपे और वो अखबार दिल्ली तक आ गया और देश में तहलका मच गया। और वो बेलची कांड ऐसा हुआ कि जिसने इंदिरा गांधी का उदय कर दिया। मैं जी। पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली चुनाव की बात करें, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति इन सबसे अलग चलती है। जी। अब बिहार में जो इशू लेके आए हैं राहुल गांधी, ये इशू हम्म। व्यक्ति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आज बिहार का व्यक्ति घबरा गया है। जैसे संविधान के मुद्दे पे पिछड़ा दलित ओबीसी घबरा गया था कि अगर ये संविधान में बदलाव करते हैं तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो हमारे सब छिन जाएंगे। उसी तर्ज पे ये बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है राहुल गांधी ने कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है और हम्म। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और जिस तरह हम्म। से आपके वोट कट रहे हैं, आपके कागजों में आपकी चीजें नहीं है, आपसे जो कागज मांगे जा रहे हैं वो आपके पास नहीं है, और धीरे धीरे आपका ये हो जाएगा कि आपकी नागरिकता पे ही सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आम लोग जो है इस चीज से घबरा गए कि अगर हमारे पास आधार कार्ड की मान्यता आप खत्म कर देंगे तो भाई हमारी तो पेंशन बंद हो जाएगी, हमारी तो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, हमें जो दूसरी राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा, हमें जो मोदी सरकार दावा ठोक रही है कि हम जो है 80,000 करोड़ 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हमारी बंद हो जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार का जो निचला तबका है वो घबराया हुआ है, और वो हम्म। निचला तबका ही सबका फोकस है आज की डेट में। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें मुस्लिम
और जो पिछड़ा दलित था वो भारतीय जनता पार्टी से छिटका और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नंबर 1 कर दिया उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में आपने देखा। आज वही स्थिति बिहार में आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी सबसे बड़े, सबसे मजबूत नेता के तौर पे तेजस्वी यादव हैं। आज भी आरजेडी विधायकों के हिसाब से नंबर 1 की पार्टी है और कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, इसको मैं देखता हूं कि ये जिस प्रकार की 15-16 दिनों की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा असर ये सड़कों पे करेगी। और ये बिहार ही था जहां से जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ था, ये बिहार ही था जहां से महात्मा गांधी का मूवमेंट शुरू हुआ था। बिहार एक अलग भूमि है, बिहार सियासत की भूमि है। वहां रिक्शे वाला भी सियासत करता है, वहां ठेली वाला भी सियासत करता है, वहां चाय की दुकान पे सियासी चर्चाएं होती हैं। तो बिहार तो राजनीति के लिए जाना जाता है, वहां तो हर व्यक्ति चर्चा करता है और उसकी अस्मिता पे कोई प्रहार करे, वो इस चीज को सहन नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है गले की हड्डी बन गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है और जिस प्रकार से वहां वोट काटे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जी। लेकिन सर आपने कहा कि जो राहुल गांधी ने एसआईआर वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, वो जनता से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन कई ऐसे बीजेपी नेता हैं, वो यह भी कह रहे हैं कि जनता ने इसका विरोध नहीं किया, जनता ने चुनाव आयोग का सहयोग किया इस काम में। वहीं बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनका बयान सामने आया और ये जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी मतदाता को, किसी को भी इस वोट अधिकार यात्रा से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये तो चुनाव में आपको पता लग जाएगा। हाँ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या हैसियत है, वो जी, आप पहले भी देख चुके हैं। आज वो नीतीश कुमार के बलबूते पे सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। और अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत आपको सहज ही पता चल जाती है बिहार में क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, आप क्या उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम घबराए हुए हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है और ये मुद्दा तो बहुत बड़ा हो गया, वो टेलीविजन पे या पत्रकारों के सामने बोलेंगे आके? आप क्या ये अपेक्षा करते हैं? वो थोड़े ही बोलेंगे भाई, आखिर तक लड़ते लड़ते भी वो तो दिखाएंगे कि हमारा जज्बा है। उत्तर प्रदेश में लास्ट तक बोल रहे थे कि इस बार 80 के 80 जीतेंगे, हम जीत गए क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोलेंगे। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कांग्रेस से लेना देना नहीं है, मेरा आरजेडी से लेना देना नहीं है। मैं जो ग्राउंड पे देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, जो लोगों से बात कर रहा हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले की हड्डी बना लिया है इस मुद्दे को और ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान करेगा और इसमें स्वतः ही नुकसान नीतीश कुमार का हो जाएगा। और वहां पे जो सुसुप्त पड़ी हुई है कांग्रेस, वो जिंदा हो जाएगी और लालू यादव की आरजेडी मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि उसका कारण है, कोई दूसरा सियासी दल नहीं है वहां। अगर दूसरे सियासी दल की आप बात करें, हम तो उसकी बात करेंगे कि भाई वो मजबूत हो जाएगा। जब हमें परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, पिछड़े और दलितों के सबसे बड़े नेता आज भी अगर बिहार में बात करेंगे, वो लालू यादव हैं। उनको मालूम है कि लालू यादव ने ही हमें जो अधिकार दिए हैं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहे थे उनको लालू यादव ने रोका है और उनको बदनाम करने की तमाम कोशिशें की गई हैं और उन्होंने जेल जाना चुना है। मायावती की तरह बाहर बैठना नहीं चुना उन्होंने जेल चुनी है, उन्होंने कष्ट भोगे हैं, उन्होंने विरोध किया है सरकार का। आज भी पहले एक नेता है भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े रहे हैं, तमाम उन्होंने छापे, तुम तमाम ईडी सीबीआई और तमाम जेल के चक्कर काटे हैं, उसके बावजूद वो हिले नहीं। क्या तो बिहार की जनता को ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं? अब बिहार की जनता ने तो पिछली बार भी बहुमत देने की कोशिश पूरी पूरी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो श्याम धाम दंडभेद का फॉर्मूला है, वो सबके पस्त कर देता है सबको। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी है चुनाव जीतने की, चुनाव में काम करने की, लेकिन वो एक लिमिट तक है। इस बार वो धराशायी हो गई है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में बार बार आपको कहता हूं। और आज भी बहुत अच्छे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के और संघ के दिखाई नहीं देते हैं और बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी अधूरी है।
और उसकी मजबूरी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भूरी भूरी प्रशंसा संघ की, आरएसएस की करना जताता है कि मोदी कहीं ना कहीं बिना आरएसएस के घबराए हुए हैं। तो इसलिए इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहज और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आ रहा जिस पर वो मैच खेल सके। जी। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन जमीन पर इस वक्त मजबूत दिखाई दे रहा है? एसआईआर, वोट चोरी का आरोप क्या विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा? लेकिन दूसरी तरफ सर एक तो ये भी देखा जा रहा है ना कि जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, अगर एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों से विपक्ष अपने आप को मजबूत मान रहा है और इस वक्त महागठबंधन वहां पर मजबूत है, तो फिर ये 65 लाख वोट काटे जाने का विरोध क्यों विपक्ष ने किया? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक कीजिए लिस्ट को। नहीं, देखिए ये तो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो वोट चोरी हो रही है, वो तो सबूत के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने दिया है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट में माना है। अगर उसमें कुछ नहीं होता, खाली आरोप प्रत्यारोप होते, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों मानता? और तथ्यों के साथ उन्होंने 1-1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है, और राहुल गांधी ने जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई जनता की है। वोट चोरी मेरा ही नहीं हो रहा, खाली आपका भी हो रहा है। तो आप अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने वोट की लड़ाई खुद लड़िए। इसीलिए राहुल गांधी ये यात्रा करके उनको जगाना चाहते हैं, जो उनको इस चीज का एहसास नहीं है, जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, ये उन लोगों को जगाने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा बहुत सफल होगी, क्योंकि मैंने तो विरोध किया था राहुल गांधी की जो पहले एक यात्रा हुई थी। मैंने कहा ये कांग्रेस पार्टी वाले मूर्ख हैं, यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं 2 राज्यों में और ये यात्रा लेकर निकल रहे, बताइए। राहुल गांधी को तो आज टाइम देना चाहिए महाराष्ट्र में और हिमाचल में, और ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन वो बाद में हम उसकी प्रशंसा करते हैं यात्रा की, कि यात्रा जिस तरह से वो सफल हुई और उस यात्रा ने राहुल गांधी को 5 पायदान ऊपर चढ़ा दिया। और आप ये सोच लीजिए कि आज इस एसआईआर के मुद्दे से पिछले दिनों में जिस प्रकार से राहुल गांधी मजबूत होकर उभरे हैं, अब महागठबंधन को भी समझ में आ गया है कि इस महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी को ही करना है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी अन्य नेता हो, सबको समझ में आ गया है, क्योंकि वो हर लिहाज से मजबूत हैं। उनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा मुखर होके वो बोल रहे हैं। आप बताइए मुझे, राहुल गांधी से ज्यादा मुखर होके कौन बोल रहा है सर पे? तो इसलिए इसलिए राहुल गांधी को इग्नोर करना अब भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, जो महागठबंधन के लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल है। अब उनसे अलग नहीं कोई जा सकता। अगर उनसे अलग कोई जाता है और कल को भारतीय जनता पार्टी उसको घेरती है, तो उसको नुकसान होगा। तो इसलिए उसकी मजबूरी है महागठबंधन में रहना। तो इसलिए महागठबंधन में भी मजबूत होकर राहुल गांधी उभरे हैं पिछले दिनों में। और उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका आप स्पीच देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए, उसमें खुद में कितना कॉन्फिडेंस आया है। और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खाली एक चेयर रखी हुई है, घूम घूम के एक एक चीज बता रहे हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो ये जताता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में है। और ये कॉन्फिडेंस तब आया है जब आपके पास सही तथ्य हैं। अगर झूठे तथ्य होते और आपके पास सबूत नहीं होते, तो आप इतने खुलेआम ये दावा नहीं कर सकते। और इतने आप खुलेआम, आप सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जनता की अदालत हो, वहां आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास तथ्य हैं, तभी आप इस प्रकार से अपनी बात को आगे रख सकते हैं। जी। अब सर यूपी आते हैं। पूजा पाल को जब सपा ने निकाला तो उसके बाद कई बार, उससे पहले जब विधानसभा में मुख्यमंत्री की तारीफ की तो पार्टी ने एक्शन लिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही कल फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, एक बार फिर अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को। तो ये बार बार सीएम योगी को धन्यवाद देना, उसको सार्वजनिक करना, क्या मायने सर इसके? पूजा पाल का मुख्यमंत्री योगी से मिलना। देखिए, पूजा पाल ने जब पार्टी के विरोध में जाके राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, तभी ये जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं वो पाला बदलने के अवसर में है और पाला बदलने का वो अपना एक समय का इंतजार कर रही है। और उन्होंने किया भी। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने 2 विधायकों को निकाला था, तब भी सवाल उठे थे कि पूजा पाल को क्यों नहीं निकाला है।
तो इसमें इसका सीधा-सीधा कारण होता है कि अगर पार्टी निकालती है तो आपकी सदस्यता नहीं जाती है और खुद आप इस्तीफा दे के आते हैं तो आपको विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस रणनीति की, इस राजनीति के तहत जो है नेता इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जानबूझ के पूजा पाल बोल रही थी ताकि पार्टी उनको निकाल दे और उनको निकालने के बाद अब उनका रास्ता साफ हो चुका है और उन्होंने योगी से मुलाकात करी है। बहुत जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे, इसमें कोई अनोखी बात या दो राय वाली बात मुझे दिखती नहीं है। बात ये है देखने की कि जिस प्रकार से अगर हमें थोड़ा पीछे चलें, जी। पूजा पाल के हस्बैंड की अतीक अहमद ने हत्या की थी, इस तरह के आरोप लगे शुरू में और इन्होंने खुद में भी किया और इनका परिवार और ये उनके ऊपर कई सारे मुकदमे वगैरह भी हुए। और आज भी माना जाता है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने ही इनके पति की हत्या की थी और उसी के बाद ये चुनाव लड़े और इनको फ़ायदा भी मिला। लेकिन बाद में ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि भई इन्होंने शादी तो ब्रजेश वर्मा से कर ली है, लेकिन ये सियासी फ़ायदा जो ले रही हैं, वो राजू पाल के नाम से ले रही हैं। तो राजू पाल को भुनाने के लिए राजनीतिकरण उसका कर रही हैं, तो इसपे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का विरोध करना था। लेकिन आजकल राजनीति में साम-दाम, दंड-भेद सब चलता है और सब अपनी-अपनी कोशिश करते हैं। यही कल तक जब तक समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी के लोग इस मुद्दे को भूले बैठे थे। आज जैसे ही इन्होंने पार्टी विरोधी वोट डाला, पार्टी का विरोध किया, तो आज समाजवादी पार्टी को सारा इतिहास याद आ गया। तो ये तो जब तक आपके काम के हैं तब तक आपकी बुरी-बुरी प्रशंसा है और जैसे ही आप जाएँगे, आप देखिए ना दिल्ली में जितने सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आज मंत्री बने बैठे हैं, कई तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, कई बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं। आज वो कांग्रेस को ही गालियाँ दे रहे हैं और कल तक वो कांग्रेस में बैठ के भाजपा को गालियाँ दे रहे हैं। तो इन राजनेताओं का, इन इस प्रकार के नेताओं का कोई चरित्र इस तरह का है या कोई सिद्धांतवाद या कोई विचारधारा इनकी है। मैं तो सोचता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ताधारी दल के साथ रहने वाले लोग हैं। जहाँ सत्ता होगी, जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखेगा वहाँ ये जाएँगे और उसी का गुणगान करेंगे। इनकी रीढ़ की हड्डी में कोई दम नहीं है, कोई सिद्धांतवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वही राजनीति की हिस्सा है पूजा पाल भी। तो पूजा पाल अगर इस तरह का बर्ताव कर रही हैं, इस तरह का अपना भविष्य उज्ज्वल करने की कोशिश कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके, तो मुझे नहीं जी। लगता कि इससे कहीं न कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी को कोई परेशानी होनी चाहिए या हमें ये मान के चलना चाहिए कि बहुत अनोखी बात हो गई है कि पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ कर दी है और अखिलेश की बुराई कर दी है। तो ये तो होता है, ये कल को 5 साल के बाद फिर जॉइन करेंगी समाजवादी पार्टी और फिर ये योगी आदित्यनाथ की बुराई करेंगी और अखिलेश यादव की तारीफ करेंगी। तो फिर तारीफ बहुत अच्छी लगेगी अखिलेश यादव को। तो इसलिए मैं इन मुद्दों को और इस तरह के जुमलों को, इस तरह के बातों को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं समझता हूँ और मैं जनता से भी यही कहता हूँ कि ये सब हमें दिखाने के लिए, हमें भरमाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, अंदर से सब एक हैं। ये जब चाहेंगे समाजवादी पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि जो अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है, उसको पाल समाज की इस महिला को आगे करके उसको कमज़ोर करने की एक रणनीति, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होती है, ये तो समय ही बताएगा। ठीक सर, आपको धन्यवाद जोड़ने के लिए। आज बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है और जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और तमाम जो तस्वीरें सामने आई, उसका हम उसको अपने अपनी खबरों में भी दिखाया, किस तरीके से वहाँ भारी भीड़ जुटी राहुल गांधी को देखने के लिए, तेजस्वी यादव को देखने के लिए। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार जिस तरीके से आपने देखा था कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वहाँ पे और कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या अभी जिस तरीके से केपी सर ने कहा कि ये जो मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने और इंडिया अलायंस ने एसआईआर और वोट चोरी का, इस मुद्दे से महागठबंधन बिहार में मजबूत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं महागठबंधन को एक झटका ज़रूर लगा है। हालाँकि उनमें जो वोट कटे हैं, वो जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जो रहते कहीं और थे, वोट डालते थे कई-कई बार यहाँ पर और जो मृतक हैं, उनके नाम कटेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इसका भी विरोध वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या महागठबंधन को नुकसान होगा और एसआईआर वोट चोरी के आरोप से विपक्ष को और कितना फायदा मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं।
यूपी की हमने बात की, पूजा पाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, अब वो क्या बीजेपी में शामिल होती है, ये जो आने वाला वक्त है वही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM।